हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है बैंकिंग, उसका वीडियो नंबर 20 कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये मेरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की 2022-23 सेशन की 20th वीडियो है। इससे पिछली 19 वीडियो में मैं बाकी टॉपिक करा चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से ये टॉपिक्स और पुराने पिछले टॉपिक सारे देख लीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं। इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सेंट्रल बैंक एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक और फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक को मैंने यहाँ लिखे हैं। एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ और साथ के साथ समझाता हूँ, एक एक करके इसको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है? सेंट्रल बैंक एक वो एपेक्स बैंक है। एपेक्स बैंक बुक्स में भी काफी बार एपेक्स बैंक लिखा है। एपेक्स बैंक का होता है, सिंपल लैंग्वेज में तो हम कह सकते हैं कि मेन बैंक जिसके आसपास सब कुछ सारी बैंकिंग सिस्टम हमारा घूमता है। और एपेक्स का अगर डिक्शनरी का मतलब देखें तो उसका मतलब सबसे ऊंचा बैंक। तो नेचुरली ये हमारे लिए सबसे ऊपर वाला बैंक है, ठीक है। उसके बाद सारा बैंकिंग सिस्टम इसके अंडर आता है, इसलिए इट इज कॉल्ड एपेक्स बैंक। तो इंडिया में अगर बात करें तो ये कौन सा बैंक है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। बाकी सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं। ये मैंने कल भी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। द सेंट्रल बैंक एंड द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक में आपको करा रहा हूं। तो फंक्शंस क्या है सेंट्रल बैंक के? सबसे पहले क्या है? बैंक ऑफ इशूइंग नोट। ये नोट इशू करता है, करेंसी जिसको हम बोलते हैं ना, करेंसी इशू करता है, करेंसी। गवर्नमेंट ने अथॉरिटी किसको दी हुई है? सिर्फ आरबीआई को अथॉरिटी दी है। उसका बाद बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का भी बैंकर है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का भी बैंकर है, ओके। उसके बाद बैंकर्स बैंक, बैंक मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, ये जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, रूरल बैंक है, नाबार्ड है, ऐसे जितने भी बैंक हैं, सारे बैंक्स का बैंक भी यही है। जैसे हमारा पब्लिक का अकाउंट या कंपनीज का अकाउंट कहाँ खुला होता है? हमारा अकाउंट तो कमर्शियल बैंक्स में खुला होता है, ठीक है। उसी तरह कमर्शियल बैंक्स का जो अकाउंट है या बाकी जो बैंक्स का अकाउंट है वो कहाँ खुला होता है? सेंट्रल बैंक के पास। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, मतलब जब कमर्शियल बैंक्स में कहीं से और कोई आसरा नहीं मिलता, सहारा नहीं मिलता, कहीं से पैसा नहीं मिलता, तो सेंट्रल बैंक उनकी हेल्प करता है। उसके बाद कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में जितना भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए फॉरेन रिजर्व चाहिए होता है, वो कमर्शियल बैंक से नहीं आता, वो सेंट्रल बैंक ही उसको प्रोवाइड करता है। सारे देश का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो यही पे होता है, ठीक है जी। अब अगला पॉइंट क्या है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। स्टूडेंट्स, जो टैक्स हम देते हैं, हमें तो लगता है कि हम किसी दूसरे बैंक से ले रहे हैं, या वो व्यक्ति ने मुझे चेक दे दिया, मैंने बैंक से पैसे निकलवा लिए, मेरे पास पैसा आ गया। बट अल्टीमेटली ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी एक होता है, ये मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ। ये आरबीआई की मदद से या उसकी इंटरमीडिएट होने की वजह से, उसके मीडिएट होने की वजह से ये फंक्शन परफॉर्म हो पाता है, तभी हमें एक बैंक से दूसरे बैंक से पैसे मिल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस फंक्शन। और उसके बाद है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, क्रेडिट को कंट्रोल करना, ये आरबीआई का या सेंट्रल बैंक का मेन काम है। तो ठीक है जी, अब एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका एक एक करके शुरू करते हैं इसको एक्सप्लेन करना। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कमर्शियल बैंक, सॉरी सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को एक्सप्लेन करना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तक हमें यही पता होगा सेंट्रल बैंक क्या है तो हमारे लिए मुश्किल है। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। अगर यही 7 सेंटेंसेस जो मैंने लिखे अभी 7 हेडिंग लिखे, इसी के ही आप 7 हेडिंग बना दो और सेंटेंस बना दो, तो वो क्या बन जाएगा? सेंट्रल बैंक का मतलब। तो अब सबसे पहले मैं लिख रहा हूं सेंट्रल बैंक, द सेंट्रल बैंक। इसको एक्सप्लेन करते हैं। सेंट्रल बैंक इज द apex bank and in India Reserve Bank of India, that is RBI, is known as central bank, which issues currency notes, performs various functions including regulating the banking system in the
economy and controlling the money supply as well in the economy। ठीक है, ये इसका मीनिंग। ठीक है, तो एक बार इसको आप लिखिए, मैं आपको एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। मैंने क्या लिखा है देखिए जरा। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक, इट इज द एपेक्स बैंक एंड इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द नोन एज सेंट्रल बैंक विच इशूज करेंसी नोट्स, परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस इंक्लूडिंग रेगुलेटिंग द बैंकिंग सिस्टम इन द इकोनॉमी एंड कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई एज वेल एज इन द इकोनॉमी। तो ये सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करता है और अब इसके फंक्शंस को डिटेल में हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए पहला फंक्शन क्या था? इशू ऑफ बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। तो अब मैं फंक्शन को एक एक करके एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, मैं बार बार आपको ये चीज कह रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रहे हो, वीडियोस को स्लो करके पॉज करके किसी भी तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो यहाँ ऊपर हम हेडिंग बना लेते हैं फंक्शंस। एक बार लिख लेते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला क्या चीज है? सबसे पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इशूइंग नोट। बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या पॉइंट्स आएंगे? स्टूडेंट्स, किसी भी बुक में से देखोगे वहां पे पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा होता है, लेकिन मैं आपको पॉइंट वाइज समझाता हूं। ठीक है, सो सेंट्रल बैंक इज द अजी सोल और ओनली authority in the country to issue notes in the economy। ठीक है जी, और ये अथॉरिटी किसको दी हुई है? किसने दी हुई है इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट of India has granted this authority to the central bank, that is RBI। ठीक है जी, ये सेंट्रल बैंक को अथॉरिटी दी हुई है। राइट स्टूडेंट, समझ लगी? चलो, ये पहला पॉइंट कर लिया आपने, लिख लीजिए। अब मैं इसको सेकंड पॉइंट आपको कराता हूं। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट नोट करिए अब आप इसका। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। सेकंड पॉइंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का भी बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट। ओके, तो सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है? सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल, ये हेडिंग बना लीजिए, सेंट्रल बैंक इज बैंकर, उसके बाद एजेंट, और उसके बाद क्या है? एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। ठीक है जी, तो बैंकर क्या है? इट मैनेजेस, क्या लिखेंगे हम? इट मैनेजेस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एज ए बैंकर। इट सेंट्रल बैंक manages accounts
उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या, एज एन एजेंट इट बाइज, मतलब सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक बाइज सिक्योरिटीज on behalf of the government. ठीक है जी। और तीसरा एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर वो क्या करता है, इट फ्रेम पॉलिसीज टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, इन द इकोनॉमी। ठीक है जी, ये हो गया दूसरा पॉइंट, समझ आ गया आपको। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी बोर्ड। ये तो आ गया हमारा बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब हम तीसरे हेडिंग की बात करेंगे कि ये बैंकर्स का बैंक भी है और सुपरवाइजरी रोल प्ले करता है कैसे, वो अब मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। सो तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, बैंकर्स बैंक। तीसरा पॉइंट क्या है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। सुपरवाइजरी रोल, तो बैंकर्स के बैंक में क्या करता है ये, पहले पॉइंट में इट एक्सेप्ट्स deposits from commercial banks। ठीक है जी। दूसरा, commercial banks and lend money to commercial banks, और उनको पैसा भी उधार देता है। ठीक है, और ए पॉइंट इसका ये आ गया। बी पॉइंट में पॉइंट वाइज लिखा हूं, और बी पॉइंट में वो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फंक्शन फॉर कमर्शियल बैंक्स। ठीक है जी। और तीसरे में क्या करता है वो, इट सुपरवाइज द मेंटेनेंस ऑफ CRR एंड SLR बाय कमर्शियल बैंक्स। ये देखता है कि जो कमर्शियल बैंक है वो CRR और SLR को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसको मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, इट सुपरवाइज द मेंटेनेंस ऑफ CRR एंड SLR बाय कमर्शियल बैंक। CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो, और दूसरा क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये हो गए 3 पॉइंट। अब मैं बात करूंगा आपसे चौथे पॉइंट के बारे में, उसको डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, लैंडर टू द लास्ट रिजोर्ट। ठीक है, लैंडर टू द लास्ट रिजोर्ट। चौथा पॉइंट है लैंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट, कि जब कहीं रास्ता नहीं मिलता तो कमर्शियल बैंक की हेल्प कौन करता है, आरबीआई। ठीक है जी। तो इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा आपको, इफ कमर्शियल बैंक
ठीक है जी, इफ कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस या एकोमोडेशन फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम नोवेयर या फ्रॉम एनीवेयर, अगर उनको नीड ऑफ मनी होती है, इट अप्रोचेस टू सेंट्रल बैंक, तो वो किसके पास आते हैं? सेंट्रल बैंक के। वो किसके पास आते हैं? सेंट्रल बैंक के। ओके, देन सेंट्रल बैंक in case of emergency provides loans, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में उनको लोन देते हैं so that money market remains stable। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया चौथा पॉइंट, सिंपल करके मैंने आपको लिख दिया। अब हम आगे बात करेंगे कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फिफ्थ पॉइंट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अब इसमें हम क्या लिखेंगे बेटे? ऑल द फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जो भी डॉलर है, ठीक है, चलो मैं डॉलर लिख देता हूँ, साइन बनाने से कई बार आपको नहीं पता चलेगा, डॉलर्स या अपने यूरो या पाउंड्स, जो भी हैं, पाउंड्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, आर इन द कस्टडी ऑफ सेंट्रल बैंक। ओके, और ये कहां से आते हैं इनके पास? दीज आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वक्त चाहिए होते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है जी, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट और या एंड कमर्शियल बैंक्स takes foreign exchange or deposit foreign exchange with आरबीआई, वो आरबीआई के पास ही जमा कराता है और उनसे ये लेते हैं। इंपोर्ट के वक्त चाहिए होता है और एक्सपोर्ट के बाद जब आता है तो उनको जमा कराता है, ठीक है जी। उसके बाद क्लियरिंग हाउस फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्योंकि सारे आपको समझ आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये क्लियरिंग हाउस आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके जी, अब मैं आपको उसको समझाता हूँ, अच्छे तरीके से समझिएगा, कंसंट्रेट होके। हाँ जी, ये तो सिंपल थे, वो थोड़ा सा नई चीज आपके लिए बैंकिंग सिस्टम में, तो उसको थोड़ा समझना आपको इजी तरीके से समझाता हूँ मैं। क्लियरिंग हाउस फंक्शन,
ठीक है जी। यहां से लिखने की बजाय मैं डायग्राम बना के देता हूं। ये है एक ट्रेडर ए, ये कौन है? ट्रेडर ए, ठीक है। ये कौन है? ट्रेडर बी, ये कौन है? ट्रेडर बी। ट्रेडर बी ने ट्रेडर ए को चेक दिया, ट्रेडर बी ने ट्रेडर ए को क्या दिया? चेक दिया। बी गिव्स चेक टू ए। ओके जी, ये समझ लग गया। इसका खाता है मान लो एक्सिस बैंक में, इसका खाता है अकाउंट जिसको बोलते हैं एसबीआई बैंक में, ठीक है जी। इसका खाता किसमें? एसबीआई में। और एक्सिस बैंक का खाता ट्रेडर ए का खाता किसमें? एक्सिस बैंक में। और एक्सिस बैंक और एसबीआई बैंक में है, ठीक है जी। अब इसने इसको पैसे देने, इसके अकाउंट में आ जाएंगे, इसके अकाउंट में से कट जाएंगे, इसके क्या कहते हैं एसबीआई के अकाउंट से कट जाएंगे और एक्सिस बैंक के अकाउंट में आ जाएंगे। और ये कहां से ये पैसा आएगा? ये पैसा आएगा इन दोनों बैंक्स का अकाउंट कहां पे है? सेंट्रल बैंक के पास। इन दोनों बैंक्स का अकाउंट कहां पे है? सेंट्रल बैंक के पास। ओके बेटा, तो ये क्या करेगा? ये यहां से पैसा लेगा, ये अपना चेक ट्रेडर ए किसको चेक देता है? ट्रेडर ए तो एक्सिस बैंक को देगा ना कि भाई मेरे पैसे मेरे अकाउंट में डलवाओ। तो एक्सिस बैंक का खाता इसके पास है, ये इनके पास चेक भेज देगा। और ये एसबीआई का खाता भी इनके पास है, सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक क्या करेगा? एसबीआई के अकाउंट से पैसा निकाल के, एसबीआई के अकाउंट से पैसा निकाल के एक्सिस बैंक के अकाउंट में पैसा डाल देगा। बेटे समझ लग गई? जो सेंट्रल बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से पैसा निकाल के एक्सिस बैंक के अकाउंट में पैसा डाल देगा। यहां से ये पैसा इसके खाते में आ जाएगा और इसके खाते में से पैसा कट जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, मैं दोबारा क्लियर कर दूं। ट्रेडर बी ने पैसे किसको देने थे? ट्रेडर ए को। ट्रेडर बी ने चेक दे दिया ट्रेडर ए को। ट्रेडर ए का अकाउंट एक्सिस बैंक में है और ट्रेडर बी का अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। बट इन दोनों बैंक्स का अकाउंट कहां पे होता है? सेंट्रल बैंक में। तो ये एक्सिस बैंक अपना जो चेक ट्रेडर ए का है वो सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट कराता है और सेंट्रल बैंक एसबीआई के खाते से पैसा निकाल के एक्सिस बैंक के अकाउंट में डाल देता है और वहां से वो ट्रेडर ए को दे देता है। इसके खाते से पैसा माइनस हो गया, एसबीआई के खाते से भी पैसा चला गया क्योंकि उसने किसे ले लिया? ट्रेडर बी से। और इसके खाते में पैसा आ गया, एक्सिस बैंक के खाते में पैसा आ गया और उसने किसके खाते में डाल दिया? ट्रेडर ए के। सो दिस इज द क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब मैं इसको आपको लिखवाता हूं, इसको अंडरस्टैंड करिए, ठीक है जी। यहां से लिखेंगे whenever two parties have to make payments through checks may be from different banks, commercial banks लिख लो, may be from different commercial banks, ठीक है जी। and both commercial banks have accounts, have their accounts with RBI. So RBI मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, RBI become middle mediator among these banks to clear check, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस फंक्शन। दिस इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा 6 पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट में करवाता हूं आपको, कौन सा डे?
कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। वो भी सिंपल है। सेवन पॉइंट क्या है? कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्या चीज होती है बेटा? कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब है आरबीआई और सेंट्रल बैंक एक ही बात है। कंट्रोल मनी सप्लाई in the economy by framing policies ठीक है जी, and to control the situation of inflation and deflation in the market। ठीक है जी, राइट स्टूडेंट्स। तो ये सारा था चैप्टर का ये जो पोर्शन है सेटलमेंट और फंक्शन ऑफ द सेटलमेंट। आप इसे लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और रिवीजन इसी से कर लेना। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।